सुप्रभात। मैं गार्गी कक्षा 11वीं सी से आप सभी के साथ बजट के विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। बजट क्या होता है? बजट आपके खर्च करने की योजना बनाने की प्रक्रिया है कि आप आने वाले समय में क्या खर्च करेंगे, आपके अनुसार मतलब आपकी आय क्या होने वाली है, और इसके माध्यम से आप ये निर्धारित कर पाते हैं कि जो आने वाले समय में आप काम करने वाले हैं, चीज़ें खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है या नहीं है। और बजट बनाने के साथ आप जो आपकी आय है, व्यय है, उसकी तुलना कर पाते हैं, उनके बीच संतुलन स्थापित कर पाते हैं। तो इसी प्रकार का बजट सरकार बनाती है। इस प्रकार बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण है। और जो ये वित्तीय वर्ष है, ये 1 अप्रैल से शुरू होकर आने वाले साल में 31 मार्च तक समाप्त होता है। और बजट के 3 प्रकार होते हैं। एक तो संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। तो संतुलित बजट वो होता है जिसके अंदर आय और व्यय लगभग बराबर होते हैं, और जब आय व्यय से ज़्यादा होती है तो वो प्रॉफिट का यानी अधिशेष बजट हो गया, और जब खर्चे ज़्यादा होते हैं कमाई से तो वो घाटे का बजट होता है। और अंतरिम बजट क्या होता है? संक्रमण काल के दौरान जब सरकार बदलने वाली होती है, तो क्योंकि चुनाव होने वाले होंगे तो वो जो वित्तीय वर्ष है वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए जो बजट है वो पूरे एक वित्तीय वर्ष का होने के बजाय थोड़ी अवधि के लिए बनाया जाता है और पेश किया जाता है। उसे अंतरिम बजट कहते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 के बीच में बजट का विवरण मिलता है हमें। और इसके अनुच्छेद 112 के अनुसार 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS कहते हैं। यानी यहाँ पे बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है संविधान के अंदर। और बजट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का जो बजट प्रभाग है उसकी जिम्मेदारी होती है बजट बनाना। और बजट बनाने की प्रक्रिया पेश होने से 6 महीने पहले ही आरंभ हो जाती है। और ये दस्तावेज अत्यंत गोपनीय होता है। जो इसे बनाने की प्रक्रिया में शामिल जो शीर्ष अधिकारी होते हैं या कोई अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर्स हों, टाइपराइटर्स हों, सभी दफ्तर में रहकर ही काम करते हैं, उन्हें बाहर आने नहीं दिया जाता। और उनके जो परिवारजन हैं उनसे भी उनकी बातचीत नहीं की जाती, और इन सभी पर कड़ी नज़र रखी जाती है। और जो वित्त मंत्री का भाषण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, सबसे सुरक्षित दस्तावेज होता है, जिसे सिर्फ जो घोषणा के 2 दिन पहले ही छपाई के लिए भेजा जाता है। और इसकी पहली ड्राफ्ट कॉपी होती है, उसे वित्त मंत्री के सामने रखा जाता है। और केंद्रीय सरकार को बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति भी लेनी होती है। उसके बाद ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश होता है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों में इसे पेश किया जाता है। और जो ये ड्राफ्ट कॉपी होती है इसका पेपर जो है वो नीले रंग का होता है। और बजट के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में तो जो सामान्य आर्थिक सर्वे की नीतियाँ, योजनाएं हैं वो शामिल होती हैं, और उसके बाद वाले भाग के अंदर जो करों से संबंधित प्रस्ताव होते हैं उनका विवरण होता है। और हमारे भारतीयों की परंपरा ही है कि किसी शुभ काम से पहले हम मीठे के साथ उसकी शुरुआत करते हैं। तो छपाई से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। जो वित्त मंत्री है वो सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को हलवे का वितरण करते हैं। इसके बाद जब तक बजट पेश नहीं हो जाता तब तक इन सभी लोगों को 7 दिन तक सबसे दूर ही रखा जाता है।
और जब बजट की घोषणा कर दी जाती है उसके बाद ही इन्हें बाहर आने दिया जाता है। देश का पहला बजट जो है वो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा, और आज़ाद भारत का जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री श्री R.K. षणमुख शेट्टी जी द्वारा। और पीएम पद पे रहते हुए पहला बजट पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1958-59 का जो बजट था वो। इसके अलावा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी पीएम पद पे रहते हुए बजट पेश किया था, और पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया वो थी इंदिरा गांधी। और 2017 से पहले जो रेल बजट था वो अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद इसे केंद्रीय बजट के साथ ही मर्ज कर दिया गया। और शब्दों की दृष्टि से जो सबसे बड़ा बजट है लंबा, वो पेश किया गया था मनमोहन सिंह जी द्वारा 1991 में, और समय के हिसाब से सबसे लंबा बजट निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया था 2020 में, और पहला पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया था। और अभी हाल ही में हमारा केंद्रीय बजट 2023-24 घोषित हुआ है, अभी 1 फरवरी 2023 को। इसमें कुल 7 प्राथमिकताएं रखी गई हैं जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है। इसमें पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास, जिसके अंदर भारत को श्री अन्न, जो मोटे अनाज है, पोषक अनाज, उनके लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2014 से जो पहले से 157 चिकित्सा कॉलेज हैं, उनके साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। और जो सिकल सेल एनीमिया है, ये बीमारी जिसमें RBC जो है वो शरीर में कम हो जाती है, 2047 तक इसके उन्मूलन के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। और दूसरी प्राथमिकता है अंतिम छोर तक पहुंचना, यानी जो सरकार की योजनाएं हैं, विकास है, उसका लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे, जो हमसे बहुत दूर हैं, जैसे आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है, उनके लोगों तक विकास का लाभ पहुंचे। उसके लिए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, जिन्हें PVTG कहा गया है, की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। और कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र में ऊपरी भद्रा परियोजना को स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने के लिए 5,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। और 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत साझा शिलालेख यानी भारत श्री स्थापित किया जाएगा। तीसरी प्राथमिकता है अवसंरचना और निवेश, जिसके अंदर रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम को पुनर्विकसित किया जाएगा। और चौथी प्राथमिकता है क्षमता को उजागर करना। इसके लिए मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस जो लगभग मानव के मस्तिष्क के जैसा ही काम करती है। जैसे आजकल इसके कुछ उदाहरण हम देखते ही हैं, गूगल असिस्टेंट जैसे। तो इसको विजन को साकार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
पांचवी प्राथमिकता है हरित विकास। हरित विकास को बहुत प्राथमिकता दी गई है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, यह वैश्विक आवश्यकता है एक। तो इसके लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में परिवर्तित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम की जा सके। और इसके साथ ही चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन यानी गोबर धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, यानी अपशिष्ट से भी आमदनी हो ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और छठी प्राथमिकता है युवा शक्ति, जिसके अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी, जिसमें ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग आदि शामिल हैं। और राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक जिला एक उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी जिले की एक खास चीज़ को एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि उसका और जो प्रचार प्रसार किया जा सके। और सातवीं प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र, जिसके अंदर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी। बजट अनुमान के अनुसार आगामी साल में 27.2 लाख करोड़ प्राप्तियां और 45 लाख करोड़ रुपए का व्यय होगा, ऐसा अनुमान है। और राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान है। जैसा कि हमने पहले जाना कि बजट के दो भाग होते हैं, पहले भाग में योजनाएं और दूसरे में कर संबंधी जो विवरण होता है वो होता है। तो दूसरे भाग में प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, नई सहकारी समितियों को 15% की कम कॉरपोरेट कर का लाभ और अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान में टैक्स से छूट। अब अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, सोने और प्लेटिनम से बने सामानों में सीमा शुल्क में वृद्धि और चांदी से बने सामानों पर आयात शुल्क में वृद्धि। सम्मिश्रित रबड़ पर बेसिक सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया। धन्यवाद।